नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक व्यावसायिक अध्ययन के दूसरे भाग के 11वें अध्याय विपणन का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। इस अध्याय के पहले भाग में हमने विपणन के महत्व, उसकी अवधारणाओं, विचारधाराओं व उसके अंदर आने वाले कार्यों व गतिविधियों को देखा। भाग के अंत में हमने यह चर्चा की थी कि विपणन के अंदर जो क्रियाएं आती हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होने के कारण विपणन को सुचारू रूप से करने के लिए, उसको अच्छे से प्रबंधित करने के लिए उसकी क्रियाओं को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। इन 4 वर्गों के समूह को हम विपणन मिश्र के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आने वाली 4 क्रियाएं हैं: उत्पाद यानी प्रोडक्ट, मूल्य यानी प्राइस, स्थान यानी प्लेस और प्रवर्तन यानी प्रमोशन। इन चारों के नामों के कारण विपणन मिश्र को 4P या 4Ps के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन सभी क्रियाओं के नाम अंग्रेजी के P अक्षर से शुरू होते हैं। प्रोडक्ट यानी उत्पाद, प्राइस यानी मूल्य, प्लेस यानी स्थान और प्रमोशन यानी परिवर्तन। इन चारों गतिविधियों से मिलकर विपणन की पूरी प्रक्रिया तैयार होती है। आइए एक एक करके इन चारों क्रियाओं को विस्तार में समझते हैं। सबसे पहली चीज उत्पाद है और इसमें कोई हैरानी नहीं है कि इसे विपणन के अंदर सबसे पहला स्थान दिया गया है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा था, विपणन के द्वारा हम अपने ग्राहकों तक या उपभोक्ताओं तक उस वस्तु के रूप में एक मूल्य पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विपणन का हमारा मुख्य उद्देश्य यह होता है कि ग्राहक हमारी वस्तु को खरीदें, वो उसको निरंतर खरीदें, हमारे साथ बने रहें, वह साथ में नए ग्राहकों को भी जोड़ें। इन सभी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान या जो केंद्रीय स्थान है वो वस्तु का है। यदि हमारी वस्तु यानी उत्पाद ही सही नहीं है तो हम बाकी चीजें करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए विपणन के अंदर उत्पाद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब यदि हम ग्राहक की दृष्टि से देखें तो उत्पाद क्या है? क्या उत्पाद वह भौतिक वस्तु है जिसे एक ग्राहक अपने हाथ में लेकर या अपने पास रखकर उपयोग करता है? क्या वो एक अभौतिक सेवा है? उत्पाद आखिर है क्या? विपणन की भाषा में, विपणन की विचारधारा में उत्पाद को उस भौतिक या अभौतिक रूप में नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली उपयोगिताओं के रूप में देखा जाता है। यानी ग्राहकों की दृष्टि से उत्पाद का अर्थ है कि वो सभी उपयोगिताएं जो एक ग्राहक को उस वस्तु या सेवा से मिलती है, वो उपयोगिताएं जिनका क्रय वो ग्राहक अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। एक क्रेता किसी वस्तु या सेवा का क्रय इसलिए करता है क्योंकि वह उसके लिए उपयोगी है अथवा वह उसे कुछ लाभ पहुंचा रही है। किसी उत्पाद के क्रय से ग्राहक कई प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे 3 मुख्य प्रकार के लाभ हमारे सामने हैं: कार्यात्मक लाभ, मनोवैज्ञानिक लाभ व सामाजिक लाभ। कार्यात्मक लाभ का अर्थ है कि कोई भी वस्तु या सेवा एक ग्राहक के लिए क्या कार्य करती है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक पेन खरीदते हैं तो वह पेन हमारे लिए लिखने में सहायता करती है। यदि हम एक मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उस मोबाइल फोन के जरिए हम बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं या आज के समय में हम इंटरनेट आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह वस्तु की कार्यात्मक लाभ के अंदर गिना जाता है। लेकिन वस्तु केवल कार्यात्मक लाभ ही नहीं पहुंचाता, बल्कि वह हमें मनोवैज्ञानिक लाभ भी देता है। जब हम एक अच्छी वस्तु या उत्पाद या सेवा का सेवन करते हैं तो हम मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अच्छा मोबाइल फोन खरीदते और उपयोग करते हैं तो आपको उसके कारण एक अच्छा अनुभव महसूस होता है, तो वह आपके लिए उससे मिलने वाला मनोवैज्ञानिक लाभ है। इसके अतिरिक्त हमें वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन से सामाजिक लाभ भी मिलता है। यानी यदि हम कोई बहुत अच्छी वस्तु या सेवा का उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए हम बहुत अच्छा, महंगा और बहुत कार्यों वाला मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे हमारी समाज में भी एक तरह की एक पहचान या एक तरह का सामाजिक प्रतिष्ठा हमें मिलती है, जो हमारे लिए उस वस्तु से मिलने वाला सामाजिक लाभ है। तो इन सभी लाभों को देखकर एक उपभोक्ता यह निर्णय लेता है कि उसे कौन सी वस्तु खरीदनी है, कौन सी सेवा खरीदनी है। वस्तुएं या सेवाएं किस प्रकार के कितने लाभ उसे दे पाती हैं, और फिर जो वस्तु या सेवा हमें सर्वाधिक लाभ पहुंचाती है, उपभोक्ता के तौर पर हम उसे ही खरीदना पसंद करते हैं। अब एक उपभोक्ता सामान्यतः जिन वस्तुओं या उत्पादों को खरीदता है उसे 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक तरफ औद्योगिक उत्पाद तो दूसरी तरफ उपभोक्ता उत्पाद।
औद्योगिक उत्पाद वो उत्पाद हैं जो उद्योगों में निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि उपभोक्ता उत्पाद वो उत्पाद हैं जिनका एक उपभोक्ता सीधा उपयोग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उत्पाद को तो हमने समझ लिया कि उत्पाद एक ग्राहक के लिए केवल एक उत्पाद नहीं बल्कि उपयोगिताओं का समूह है, लाभ का समूह है। एक उत्पाद एक ग्राहक को कई प्रकार के लाभ पहुंचाता है। अब एक व्यवसाय की दृष्टि से उत्पाद में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ग्राहक हमारे उत्पाद की तरफ आकर्षित हो। सर्वप्रथम तो हमें अपने उत्पाद को ही और उसकी गुणवत्ता को ही बेहतर रखना होगा, उसके डिजाइन, उसकी रूपरेखा पर ही ध्यान देना होगा। लेकिन एक बार उत्पाद तैयार भी हो जाए तो उसके बाद भी हमें उस उत्पाद से जुड़े 3 महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। एक ब्रांडिंग, एक पैकेजिंग और तीसरा लेबलिंग। ये 3 निर्णय किसी भी उत्पाद से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कहलाते हैं। ब्रांडिंग का अर्थ है एक उत्पाद को एक पहचान देना। उत्पाद के संबंध में किसी भी विपणनकर्ता को जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है वह ब्रांड के संबंध में ही होता है। उसे यह निर्णय लेना होता है कि फर्म के उत्पादों का विपणन किस नाम से या किस पहचान से किया जाए। क्या उसका कोई विशेष नाम रखा जाए या उसे एक सामान्य नाम से बेचा जाए। उदाहरण के लिए यदि हम चावलों की बात करें तो आप देखते होंगे कि कुछ चावल बिना किसी नाम के सामान्य तरीके से सामान्य बोरियों में रखकर बेचे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियों या निर्माताओं के चावल विशेष रूप से विशेष नाम से जाने जाते हैं। तो किसी वस्तु या सेवा को यह नाम देना, कोई चिन्ह देना या कोई प्रतीक देना, यह देने की प्रक्रिया ब्रांडिंग कहलाती है। अब ब्रांडिंग के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का ज्ञान होना अनिवार्य है, जैसे कि ब्रांड। ब्रांड क्या है? ब्रांड किसी भी उत्पाद का उससे जुड़ा हुआ कोई भी शब्द, चिन्ह या प्रतीक है जिसका प्रयोग एक विक्रेता द्वारा अपने उत्पाद की पहचान बनाने में किया जाता है। एक विक्रेता अपने उत्पादों या वस्तुओं सेवाओं की पहचान बनाने के लिए जिन भी चीजों का इस्तेमाल करता है जिससे कि ग्राहक उस वस्तु को पहचान पाए, वो उस वस्तु का ब्रांड कहलाता है। ब्रांड के बाद ब्रांड के अंदर 2 तरह की चीजें हो सकती हैं, ब्रांड नाम और ब्रांड चिन्ह। ब्रांड का वह हिस्सा जिसे बोला जा सके उसे ब्रांड नाम कहा जाता है। जैसे एक प्रसिद्ध कोल्ड ड्रिंक ब्रांड को आप नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रांड चिन्ह जो है वह उस ब्रांड का प्रतीक या किसी प्रकार का चिन्ह या लोगो है जिसे हम बोल तो नहीं सकते लेकिन जिसे हम देख के पहचान सकते हैं। तो वहीं उसी कोल्ड ड्रिंक ब्रांड का आपने लोगो भी देखा होगा जिसमें आप एक तरह की गेंद जो लाल और नीले रंग की है उससे आप उस ब्रांड को पहचानते हैं। कपड़ों के कई ऐसे ब्रांड हैं जिनके आप लोगो से उन्हें पहचान जाते हैं देखकर। तो ये लोगो, ये चिन्ह ब्रांड चिन्ह कहलाते हैं और उसमें जो नाम है जिसे हम बोल सकते हैं वो ब्रांड नाम कहलाता है। अब इनसे जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ट्रेडमार्क का। जब कोई विक्रेता अपने वस्तु के ब्रांड, उसके ब्रांड नाम या ब्रांड चिन्ह आदि को अपने नाम पर पंजीकृत करवा लेता है ताकि कोई और विक्रेता या उत्पादक उसकी नकल ना कर सके, तो वह पंजीकृत नाम या वह पंजीकृत चिन्ह ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेडमार्क एक वस्तु के ब्रांड नाम या चिन्ह को संरक्षण प्रदान करता है ताकि उसकी नकल ना हो सके। अब इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए एक उत्पादक को अपने वस्तु का ब्रांड निर्धारित करना होता है। ब्रांड निर्धारित करते वक्त, खासकर ब्रांड का नाम निर्धारित करते वक्त, कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना होता है जो कि उस ब्रांड नाम को एक अच्छा ब्रांड नेम बनाते हैं। वो विशेष बातें इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, ब्रांड का नाम संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा नाम होगा तो ग्राहकों के लिए उसे बोल पाना और याद रख पाना मुश्किल होगा। ऐसे कई उत्पाद हैं, कई कंपनी हैं जैसे पॉन्ड्स, वीआईपी, रिन, छोटे छोटे नाम हैं जिन्हें हम आसानी से अपने पास याद रख पाते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि ब्रांड ऐसा हो जिसे उत्पाद के लाभ और गुणों का पता लगाया जा सके। हमें ब्रांड के नाम से ही यह पता लग जाना चाहिए कि वह उत्पाद हमें क्या देगा। उदाहरण के लिए यदि हम किसी कोल्ड ड्रिंक या किसी क्रीम आदि की बात करें तो जितने भी ब्रांड बाजार में आज हैं आप देखेंगे उनके नाम इस प्रकार से हैं कि हम नाम से उनके द्वारा हमें दी जाने वाली सेवाओं या लाभ का पता लगा सकते हैं। तो ब्रांड नाम ऐसा ही होना चाहिए जो अपने वस्तु के सेवाओं या उसके लाभ को बता सके। इसके अलावा ब्रांड का नाम अन्य ब्रांडों के नाम से अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए ताकि उसकी एक अपनी पहचान बन सके। इसके अलावा
ब्रांड नाम को ऐसा होना चाहिए कि उसे पैकेजिंग या लेबलिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, वो बहुत जटिल ना हो, ताकि उसे आसानी से वस्तु के पैकेज पर या लेबल पर उतारा जा सके। फिर यह नाम ऐसा होना चाहिए जिसका हम आसानी से पंजीकरण भी करा सकें। यदि कल को हम चाहते हैं कि हम उस नाम का ट्रेडमार्क लें, तो उसे इतना अलग व यूनिक होना चाहिए कि हम उसका आसानी से पंजीकरण करा सकें। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक उत्पादक अपने वस्तु का ब्रांड का नाम निर्धारित करता है। ब्रांड नाम निर्धारित करने के बाद अगली बारी आती है उस वस्तु की पैकेजिंग की। हाल के वर्षों में पैकेजिंग ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यह वस्तु का पैकेज ही है जिसके जरिए एक उपभोक्ता वस्तु को देखकर पहचानता है। पैकेजिंग का अर्थ है उत्पाद के डब्बे के आवरण को डिजाइन करना व उसका उत्पादन करना। पैकेजिंग की कई उत्पादों के सफल विपणन में या असफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक खराब पैकेज वस्तु को सफल या असफल बनाने का काम कर सकता है। तो वस्तु के उस डब्बे या उसके आवरण को तैयार करते वक्त 3 स्तर रखे जाते हैं, यानी पैकेजिंग के 3 मुख्य स्तर होते हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक पैकेजिंग। इसका अभिप्राय है उत्पाद की सीधे पैकेजिंग से, यानी प्राथमिक पैकेज किसी भी वस्तु का वो सबसे पहला आवरण होता है जिसके अंदर वो वस्तु रखी या ढकी जाती है। कुछ मामलों में तो प्राथमिक पैकेज में ही वस्तु को तब तक रखा जाता है जब तक कि उपभोक्ता उसका उपयोग ना करे, जैसे कि मोज़ों के लिए प्लास्टिक के पैकेट, जबकि कुछ मामलों में उत्पाद के समाप्त होने तक उन्हें उसी में रखा जाता है, जैसे कि टूथपेस्ट। यानी कहीं कहीं पर तो प्राथमिक पैकेज केवल एक प्लास्टिक के पैकेज की तरह होगा, जिसे उत्पाद करना शुरू करते ही उपभोक्ता पैकेज को निकालकर फेंक देता है। वहीं कहीं कहीं पर यह प्राथमिक पैकेज उत्पाद के अंत तक उसके साथ रहता है, जैसे कि टूथपेस्ट का एक ट्यूब। टूथपेस्ट का ट्यूब उसका प्राथमिक पैकेज है, जो ना केवल एक पैकेज है बल्कि वो जब तक उत्पाद या वस्तु या टूथपेस्ट हम उपयोग कर रहे हैं तब तक उसके साथ रहती है। तो ये प्राथमिक पैकेज वस्तु को, उसके मूल रूप को एक प्राथमिक आवरण देने का काम करती है। इसके बाद आता है द्वितीयक पैकेजिंग। द्वितीयक पैकेजिंग वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, जैसे कि टूथपेस्ट के ट्यूब के बाहर एक कागज या गत्ते का डब्बा भी होता है, वह उसका द्वितीयक पैकेजिंग कहलाता है। इसे उस समय तक रखा जाता है जब तक कि वस्तु का उपयोग प्रारंभ ना हो जाए। द्वितीयक पैकेजिंग के बाद आता है तृतीयक पैकेजिंग या परिवहन पैकेजिंग। परिवहन पैकेजिंग का अर्थ है किसी भी वस्तु की अनेक मात्राओं को एक बड़े डब्बे में रखकर परिवहन माध्यमों, चाहे वो ट्रक हो यानी कि सड़क के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से, उनमें बड़े बड़े डब्बों में रखकर हम अपने उत्पाद को बाजार तक पहुंचाते हैं। तो वो जो बड़े डब्बे हैं जो वस्तुओं का संग्रहण करने में व परिवहन करने में आवश्यक होते हैं, उन्हें परिवहन पैकेजिंग के नाम से जाना जाता है। अब पैकेजिंग की यह प्रक्रिया भी विपणन में और उत्पाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व इन कुछ बिंदुओं से समझा जा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य व स्वच्छता बनाए रखने के लिए पैकेजिंग बहुत महत्वपूर्ण है। बिना पैकेजिंग की वस्तुएं बिखरी हुई होंगी। यदि हम वस्तुओं को साफ तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनका एक अच्छा पैकेज होना जरूरी है। आज के समय में जब लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सचेत हो गए हैं, तो ऐसे में लोग कई सारी चीज़ों को अच्छे पैकेजिंग के साथ उपयोग करना चाहते हैं ताकि चीज़ें खराब ना हो, वो लंबे समय तक रह पाएं। इसी के साथ आज के समय में जब स्वयं सेवा दुकानों का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, जहां पर ग्राहकों को सामान बेचने के लिए कोई सेल्समैन या विक्रेता नहीं होता, ग्राहक खुद जाते हैं, वो शेल्फ से या खानों से अपना सामान, अपने पसंद का सामान उठाकर खुद खरीदते हैं, खुद रखते हैं। ऐसे में वस्तु की पैकेजिंग का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अब ग्राहक के सामने कोई विक्रेता खड़ा होकर उन्हें बताता नहीं है कि कौन सा सामान कैसा है या कहाँ रखा हुआ है। ग्राहक को खुद जाकर उसे पहचानना होता है। और ग्राहक कैसे पहचानेगा? पैकेजिंग को देखकर। तो स्वयं सेवा दुकानों यानी सेल्फ सर्विस स्टोर के होने की वजह से पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तीसरा, पैकेजिंग नवीनता के अवसर प्रदान करती है। समय समय पर कंपनियां अपने उत्पादों के पैकेजिंग को बदलते रहते हैं, उसमें नयापन लाते हैं। जैसे आपने कई कोल्ड ड्रिंक यानी पेयजल के बोतलों को देखा होगा, उनकी पकड़, उनकी बनावट या आकार समय समय पर बदलते रहता है। कंपनियां कोशिश करती हैं कि कैसे उन्हें उपभोक्ताओं के लिए अधिक बेहतर बनाया जाए। तो पैकेजिंग हमें नवीनता के अवसर प्रदान करती है।
इसके अलावा पैकेजिंग उत्पादों का विभेदीकरण करने में सहायता करती है, यानी पैकेजिंग की सहायता से हम यह देख पाते हैं कि कौन सा उत्पाद किस कंपनी का है, विभिन्न उत्पादों में क्या अंतर है। और अंत में पैकेजिंग उत्पाद के संरक्षण में तो सहायता करती ही है, यानी पैकेजिंग के डब्बों में ही हम उत्पाद को रखते हैं, जिससे कि उत्पाद खराब होने या टूटने फूटने से भी बचते हैं। पैकेजिंग के बाद पैकेजिंग के ऊपर दिए जाने वाली सूचना को तैयार करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे लेबलिंग कहा जाता है। हम देखते ही हैं कि सभी प्रकार की वस्तुओं में जो उनका पैकेज होता है उसके ऊपर बहुत सारी सूचनाएं, चाहे वो वस्तु के नाम से जुड़ी हो, उसके मूल्य से, उसके बनने की तिथि, उसकी खत्म होने की तिथि, उसके बनने का स्थान, कंपनी की जानकारी, उपभोक्ता संपर्क नंबर, ऐसी कई जानकारियां वस्तु के पैकेज के ऊपर दी जाती हैं। इन जानकारियों को प्रदान करना लेबलिंग कहलाता है। लेबलिंग एक वस्तु के लिए, ग्राहक के लिए या उत्पादक के लिए विभिन्न कार्य करता है। लेबलिंग के विभिन्न महत्व हैं, जैसे कि लेबलिंग वस्तु के विपणन में सहायता करता है। विपणन यानी मार्केटिंग, यानी लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। तो ऐसे में लेबलिंग ही है जिसे देखकर, जिसे पढ़कर लोग वस्तु के बारे में जान पाते हैं, उससे सूचनाएं एकत्र कर पाते हैं। इसलिए लेबलिंग की सहायता से लोग वस्तु के ब्रांड को भी पहचान पाते हैं। लेबलिंग की सहायता से उत्पादों का श्रेणीकरण करना भी आसान हो जाता है, कि क्योंकि लेबल पर ही लिखा होता है कि मान लीजिए कोई चावल ए ग्रेड है, बी ग्रेड है या सी ग्रेड है, तो उसकी ग्रेडिंग यानी श्रेणीकरण करना भी लेबलिंग से ही सफल हो पाता है। इसी प्रकार उत्पाद के प्रवर्तन में यानी उसकी मार्केटिंग में भी लेबलिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि कंपनी कोई स्कीम, योजना, डिस्काउंट, छूट जैसी कोई भी कार्य कर रही है, कुछ भी नया लेकर आ रही है, तो उसकी सूचना उत्पादकों को, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए लेबलिंग का सहारा लेना पड़ता है। वो अंत में आजकल कानून उपभोक्ताओं को जानकारी पहुंचाने के लिए, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए बहुत सजग हो गए हैं। इसलिए कानून में भी यह अनिवार्य किया गया है कि उपभोक्ताओं को उत्पाद से जुड़ी हुई सभी जानकारियां मिलें। तो वो कानूनी जानकारियां, जो अनिवार्य जानकारियां हैं, वो भी उत्पादक वस्तु के लेबल पर ही डालकर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक उत्पाद कितना महत्वपूर्ण हो जाता है विपणन के अंदर, और उत्पाद में भी उससे जुड़े हुए 3 निर्णय, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ब्रांड, पैकेज और लेबल तैयार हो जाने के बाद जब उत्पाद तैयार हो जाता है, तो उससे जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, जो कि विपणन मिश्र का दूसरा भाग या घटक है, वह है मूल्य निर्धारण यानी प्राइस। मूल्य किसी भी उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने या ना पहुंचाने में सबसे पहले वह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब भी किसी उत्पाद को खरीदा जाता है तो इसके लिए उपभोक्ता एक राशि का भुगतान करते हैं। यह राशि उस उत्पाद की मूल्य कहलाती है। अब यदि यह मूल्य उचित नहीं हुआ तो उपभोक्ता हो सकता है कि हमारे उत्पाद को ना खरीदें। इसलिए मूल्य का निर्धारण करना, सोच समझकर उचित मूल्य रखना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि किसी उत्पाद की कीमत में वृद्धि से उसकी मांग घट जाती है, वह कीमत में कमी से मांग बढ़ जाती है, यानी कि वस्तु के मूल्य का हमारे उत्पाद की बिक्री या मांग से घना संबंध है। ऐसे में मूल्य को निर्धारित करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कई निर्धारक तत्व हैं जो हमें यह निर्णय लेने में सहायता करते हैं कि मूल्य क्या होना चाहिए। इनमें से सबसे पहला तत्व है वस्तु की लागत। वस्तु की लागत सबसे पहला व सबसे जरूरी बात है जो एक उत्पादक या विपणन प्रबंधक देखता है मूल्य निर्धारित करते वक्त। वस्तु की लागत जितनी भी होगी, एक उत्पादक उससे थोड़ा अधिक मूल्य को रखना चाहेगा ताकि वह लाभ अर्जित कर सके। वस्तु का मूल्य कभी भी उसकी लागत से कम नहीं हो सकता, यानी लागत हमें एक न्यूनतम सीमा देती है कि हम अपनी वस्तु का मूल्य न्यूनतम कितना रख सकते हैं, उससे नीचे हम उसके मूल्य को नहीं गिरा सकते। दूसरा तत्व है उत्पाद की उपयोगिता। यदि हमारा उत्पाद ग्राहकों के लिए बहुत उपयोगी है, हमें ऐसा लगता है कि ग्राहक हमारे उत्पाद को अवश्य ही खरीदेंगे, यानी उत्पाद की मांग एक प्रकार से बेलोचदार है, तो हम यदि कीमत बढ़ा भी लें तो मांग पर उतना असर नहीं पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ यदि वस्तु की मांग लोचदार है तो कीमत बढ़ाने से उसकी मांग तुरंत गिर जाएगी। ऐसे में हमें ध्यान रखना होता है कि कब कीमत को बढ़ाया जाए और कब घटाया जाए। इसके अलावा बाजार में प्रतियोगिता का स्तर क्या है, उसे भी देखना है। यदि बाजार बहुत प्रतियोगी है तो वहां टिके रहने के लिए हमें कीमत को थोड़ा नीचे रखना जरूरी हो जाता है। लेकिन यदि बाजार में हमारा एकाधिकार है
तो हम कीमत को अपने हिसाब से जैसा भी चाहे वैसा रख सकते हैं। इसके अलावा कई सरकारी व कानूनी नियम भी हैं इससे जुड़े हुए। कई उत्पादों में सरकारें एक न्यूनतम सीमा निर्धारित करती हैं। कई उत्पादों में सरकार उत्पादों के मूल्य पर नजर रखती हैं, जैसे दवाइयों का मूल्य। कहीं कंपनियां दवाइयों का मूल्य बहुत ज्यादा व गलत तो नहीं ले रही हैं, तो ऐसे में सरकारी नियम, कानूनी नियमों का भी ध्यान रखकर मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। अंत में मूल्य निर्धारित करते वक्त एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो आती है, वो है उत्पादक का उद्देश्य। उत्पादक अपने उत्पाद से व उसके मूल्य से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा उद्देश्य तो हमें पता है कि लाभ अर्जित करने का होता है। अल्पकाल में कई बार उत्पादक अधिक लाभ अर्जित करने के लिए अपनी वस्तु का मूल्य अधिक रख देते हैं, विशेषकर यदि कोई नई प्रकार की वस्तु है। तो जब शुरू में प्रतियोगिता कम होती है तो अल्पकाल में अधिक लाभ अर्जित करने के लिए मूल्य को अधिक रखा जा सकता है, लेकिन दीर्घकाल में हम अधिक मूल्य रखकर काम नहीं कर सकते, ना ही हम उतना अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो हमें अल्पकाल व दीर्घकाल के अनुसार मूल्य को बढ़ाना या घटाना पड़ता है, ताकि हम अपने उद्देश्य अनुसार लाभ अर्जित कर सकें। लेकिन सिर्फ लाभ अर्जित करना ही एक व्यवसाय का उद्देश्य नहीं हो सकता। लाभ अर्जित करने के अलावा भी कुछ उद्देश्य हैं जिनका ध्यान रखकर मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए, जैसे कि यदि एक उत्पादक बाजार में अपनी भागीदारी को बढ़ाना चाहता है, अपने मार्केट शेयर को यानी बाजार में हिस्से को बढ़ाना चाहता है, तो उसे मूल्य को कम रखना होगा ताकि अधिक से अधिक ग्राहक उस उत्पाद को खरीद सके। जितने ज्यादा ग्राहक हमसे जुड़ेंगे उतना ही बाजार में हमारा हिस्सा बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि हमारा उद्देश्य प्रतियोगी बाजार में टिके रहना है, यानी प्रतियोगिता बहुत अधिक है और ऐसे बाजार में हम काम करते हैं और हम वहां टिके रहना चाहते हैं, तो हमें अपने उत्पाद के मूल्य को न्यूनतम स्तर पर रखना पड़ सकता है। इसके अलावा तीसरा उद्देश्य वस्तु की गुणवत्ता में लीडर बनने का हो सकता है। यानी यदि एक कंपनी चाहती है कि वह बाजार में अपनी पहचान गुणवत्ता के लीडर के रूप में बनाए, तो उसे मूल्य को ऊंचा रखना होगा, क्योंकि एक तो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रिसर्च यानी अनुसंधान करना होता है, दूसरा उसमें अपनी वस्तु में अच्छी गुणवत्ता के कच्चे माल का इस्तेमाल करना होता है। ऐसे में हम मूल्य को ऊंचा रखना पसंद करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कई गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां महंगी गाड़ियां बनाती हैं, कई मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां केवल महंगे फोन बनाती हैं। वो अपने मूल्य को अधिक रखकर खुद को गुणवत्ता में आगे रखना चाहती हैं। तो इस प्रकार सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक उत्पादक अपने वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है। आज हमने किसी भी वस्तु या उत्पाद या सेवा के विपणन के अंदर आने वाले दो मुख्य घटकों को देखा। पहला था उत्पाद यानी प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस यानी मूल्य। तो ये दो पी आज हमने देखे। अगले भाग में हम विपणन मिश्र के दो अन्य पी यानी दो अन्य घटकों की बात करेंगे। मैं आशा करता हूं आज का यह भाग आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।